आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2004 में फिल्म जिसका नाम है बर्थ। ये मूवी ड्रामा और मिस्टीरियस मूवी है। मूवी शुरू होती है में एक 30 साल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर शॉन को देखते हैं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी साइंस के लिए वक्फ की होती है। जब वो बर्फीली सड़कों पर सैर कर रहा होता है, वो ये बोल रहा होता है कि मौत के बाद कोई और जिंदगी नहीं होती, मतलब कि उसका तनासुख पर यकीन नहीं होता है। अब वो जैसे एक सुरंग पर पहुंचता है, उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसकी अचानक वहां पे मौत हो जाती है और उसी वक्त एक शहर में बच्चा जन्म लेता है। अब फिल्म को हम 10 साल के बाद देखते हैं, जहाँ शान की बीवी एना उसकी कब्र पर आई होती है। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी अभी तक उसकी मौत को वो नहीं भूल पाई थी। एना का नया बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम जोसेफ होता है। वो अपनी गाड़ी से एना को हसरत भरी निगाहों से देख रहा होता है। इस शाम एना और जोसेफ की मंगनी होती है और उनके घर में एक आलीशान पार्टी का इंतजाम भी होता है और सैकड़ों की तादाद में मेहमान आए होते हैं। इन सब में शान का भाई कैलिफोर्ड और उसकी बीवी भी होते हैं। इसकी बीवी का नाम क्लारा होता है। ये दोनों अभी भी एना के साथ राब्ते में होते हैं। ये दोनों एना से बहुत प्यार करते थे। जैसे वो लिफ्ट के अंदर जाते हैं, क्लारा ने जो गिफ्ट लिया हो वो एना को देने से इनकार कर देती है। वो एक बहाना बनाती है, वो रिबन बांधना भूल गई है। फिर वो नीचे जाकर घबरा कर बैठ जाती है। ऐसे लग रहा होता है जैसे वो कुछ छुपा रही हो और यहाँ पर एक बच्चा क्लारा को घूर रहा होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद क्लारा बाहर की तरफ जाती है और तोहफे को दफन कर देती है और फिर जल्दी से रवाना होती है। और हैरत की बात ये होती है कि वो लड़का इसका पीछा करके सब कुछ देख रहा होता है। अब हम एना के घर को देखते हैं, जहाँ पर पार्टी खत्म हो चुकी होती है और इसके घर वाले एना की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वो लड़का वहां पर अंदर आता है। वो कहता है कि वो एना से बात करना चाहता है और इसकी बात से सब चौंक जाते हैं। वो सबको हैरान कर देता है। वो उस लड़के से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। लड़का ये कहता है वो शान है, मैं एना से प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। एना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद एना उसे किचन में ले आती है। उसके बाद उस लड़के से पूछती है वो क्या चाहता है। शान एतमाद के साथ कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ। वो ये भी कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ, मैं 10 साल पहले मर गया था। एना उसकी बातों से हंसती है और उसे घर से बाहर ले जाती है। लेकिन लिफ्ट में भी शान अजीबोगरीब और बहुत संजीदगी के साथ बातें कर रहा होता है। वो उसे कहता है जोसेफ से शादी मत करो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ये बात एना को बहुत परेशान करती है, इसलिए ऊपर जाने से पहले उसे गार्ड के हवाले कर देती है। रात को जब जोसेफ और एना करीब होते हैं तो जोसेफ को उस लड़के की बातें बता रही होती है, लेकिन जोसेफ इस बात को नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन एना जब काम पर होती है तो शान फिर से उसके साथ राब्ता करता है। वो एना को एक खत भेजता है जिस पर लिखा होता है कि तुम जोसेफ से शादी मत करो। एना ये खत लेकर अपनी फैमिली के पास जाती है और ये सब उनको बताती है। उसके फैमिली वाले कंफ्यूज होने के बजाय उसे मजाका खेज बोलकर हंस रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जोसेफ परेशान दिखाई देता है। वो इमारत के गार्ड को फोन करता है। उसे कहता है इस लड़के के बारे में मालूमात हासिल करो। अब यहाँ पर शान एक बार फिर से फोन करता है और कहता है गुलाबी में एना का इंतजार कर रहा है। अब जोसेफ नीचे की तरफ आता है और शान के सामने होता है। थोड़ी देर वो उसके साथ गपशप करता है। उसे पता लगता है कि शान के वालिदैन भी इसी इमारत में हैं, इसलिए वो वहाँ उनके पास जाता है। वो वहाँ पर एना को बुला लेता है और उसके पेरेंट्स एना और जोसेफ से माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन वह दो टोक अल्फाज में ना बोल देता है। वो ये भी बताता है कि एना का पीछा जारी रखेगा क्योंकि वो उसकी बीवी है। ये सुनकर एना गुस्से में आ जाती है। वो उसे गुस्से में कहती है उसे वो दोबारा परेशान ना करे। अब उन दोनों के जाते ही ये लड़का जमीन के ऊपर गिर जाता है। एना जो अपने हस्बैंड को दिल का दौरा पड़ने की वजह से खो चुकी थी, वो ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उस रात सोने से पहले शॉन की माँ उसे तसल्ली देने के लिए, लेकिन शॉन अपनी माँ के साथ बदतमीजी से बात करता है। वो उसे कहता है मैं अब तुम्हारा बेवकूफ बेटा नहीं रहा। अगले दिन एना और उसकी मॉम जब नाश्ता कर रही होती हैं, वो अपनी माँ को बताती है कि शॉन ने टेलीफोन पर एक मैसेज छोड़ा था। उसने एना को सुरंग पर आने को कहा था। ये सुनकर उसकी मॉम भी परेशान हो जाती है क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ पर शॉन की मौत हुई थी। इसलिए एना अपनी मॉम को बगैर बताए वो सुरंग की तरफ भागती है। शॉन पहले से मौजूद होता है। वो उससे गुस्से में बात करती है कि उसके साथ ही सब कुछ क्यों कर रहा है। जवाब में वो लड़का फिर से उसे कहते हैं वो उसका हस्बैंड है। अब बाब नामी लड़का जो शान का हकीकी में दोस्त होता है, एना उस लड़के को उससे मिलने के लिए कहती है। एना सिर्फ उसे घूरी जा रही होती है। अगले सीन में हम बॉब को देखते हैं जो नन्हे शान के पास आया होता है और उसका इंटरव्यू लेना स्टार्ट करता है। अब वो एक रिकॉर्डिंग भी लगा देता है। वो उसे कहते हैं तुम तो तनासुख पर यकीन नहीं करते, मतलब कि मौत के बाद जिंदगी। इसके बाद वो उसे पहला सवाल करता है आप कहाँ रहते हैं। छोटा बच्चा बड़े एतमाद से कहता है कि वो आना के मौजूदा अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन काम की वजह से वो ज्यादा करीब नहीं था। जब बाप पूछता है कि वो कहाँ काम करता है, शान उसे बताता है लेक्चरार होने की वजह से उसे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉन्फ्रेंसों में जाना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल तौर पर उसने बाप को लेक्चर भी देता है। लड़का हकीकी शान की जिंदगी से बहुत ही ज्यादा पेचीदा तफसीलात को बता रहा होता है।
जैसा कि उसने और एना ने बाप के सब सोफे पर कई बार इंटीमेट भी हुआ था। बाद में बात एना और उसके खानदान के सामने उस रिकॉर्डिंग को चलाता है जो कि सबको चौंका देता है। अब यहाँ पर एना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है, शायद इसलिए क्योंकि एना ने उस लड़के के दावों पर यकीन करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जोसेफ की सूरत हाल बहुत खराब होती जा रही होती है। वो फिक्रमंद होने लगता है, उसे ये डर लगने लगता है कि एना उसके हाथ से निकल ना जाए। तभी घंटी बजती है और घर की मुलाजमा दरवाजा खोलती है। यहाँ पर शान और उसकी माँ अंदर आते हैं तो यहाँ पर सारा माहौल कशीदा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद शान की मॉम एना से एक प्राइवेट में बात करती है। वो उसे डर कर कहती है कि शान अब उसके बेटे की तरह नहीं रहा। जैसे ही कोई उसके पास आता है तो हमेशा बदतमीजी और नाराजगी जाहिर करता है। एना उसकी मॉम के साथ हमदर्दी का इजहार करती है और वो कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि शान को रात के लिए हमारे घर रहने के लिए इजाजत दे दें ताकि उसे अच्छे से समझा सके और उसकी पढ़ाई पर भी तवज्जो देगी। एना उसे स्कूल से लेने और अगले दिन घर वापस लाने का वादा करती है। थोड़ी देर बाद हम शान को घर के इर्द गिर्द घूमते हुए देखते हैं। वो वहाँ पर मौजूद तमाम कमरों और फर्नीचर का सही से अंदाजा लगा रहा होता है। वो यहाँ तक भी जानता होता है कि उसकी पसंदीदा कुर्सी कौन सी है। घर के सभी लोग उसे हैरान तौर पर देख रहे होते हैं। रात को जब शान कुछ पेस्ट्री खा रहा होता है तो जोसेफ एक उसे प्राइवेट बात करता है। वो उस लड़के से पूछता है उसे अपनी मौत के बारे में कैसे याद है। शान उसको जवाब देता है कि उसका दिमाग डिजावो की तरह है। जोसेफ फिर एक और सवाल करता है, शान और आना पहली बार कहाँ पर मिले थे? लड़का जवाब देता है वो सारे समंदर पर मिले थे और फौरी तौर पर प्यार हो गया था। इसके बाद जोसेफ से वो एना से मिलने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन जोसेफ उससे दूर रहने के लिए बोलता है। अगले सीन में परेशान होकर एना शान के भाई के पास जाती है। वो उसे हर चीज के बारे में जो उसके साथ हो रहा होता है वो सब उसे बताती है। क्लारा भी वहाँ उसके पास होती है। वो दोनों उसकी बातें गौर से सुन रहे होते हैं। वो उसे कहती है शान एक लड़के की शक्ल में दोबारा से जन्म ले चुका है। क्लिफोर्ड के ख्याल में ये एक मजाक होता है लेकिन जब एना रोना शुरू करती है तो उसे एहसास होता है कि कुछ गलत है। एना बताती है कि 10 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक शान को नहीं भूल पाई है और अब एक बेतरतीब लड़का जो शान बनकर उसके सामने आया है और उससे मिलता जुलता है, एना उसके साथ दोबारा प्यार नहीं करना चाहती। इसीलिए वो क्लिफोर्ड से इल्तिजा करती है कि वो लड़के को वहां से ले जाए। इसके बाद एना उसे स्कूल से लेती है और उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाती है। एना उससे पूछती है उसके लिए क्या इरादा रखता है। वो जवाब देता है वो काम करेगा। एना फिर मजाक में उसे पूछती है कि वो उसके जिस्मानी जरूरियात को कैसे पूरा करेगा। वो ये भी पूछती है क्या उसने कभी किसी लड़की से शादी भी की है। 10 साल लड़का यहाँ पर संजीदा तौर पर उसे कहता है तुम मेरी पहली वाइफ हो। ये उसकी बातें सुनकर उसे यकीन होने लगता है कि वो सच में उसका शोहर का अवतार है। मजीद उसे बातें जानने के लिए अपनी कार को छोड़कर एक घुड़सवारी पर सफर करती है। आज एना की जोसेफ के साथ डिनर पार्टी होती है। जोसेफ यहाँ पर बहुत परेशान होता है क्योंकि एना यहाँ पर नहीं होती है। अब वो शान की माँ को फोन करती है और उसे रिक्वेस्ट करती है शान को एक रात मजीद यहाँ पर रहने की इजाजत दी जाए। शान की माँ को अपने बेटे की कमी तो महसूस हो रही होती है लेकिन इस परेशानी को वाज़ेह तौर पर जाने के लिए उसे एक रात और रहने की इजाजत दे देती है। इस शाम को जब एना बाथ टब में नहा रही होती है, शान अजीब तरीके से अपने कपड़े उतारता है और उसके साथ टब में आकर बैठ जाता है। वो उसे हैरान होकर पूछती है वो क्या कर रहा है। वो लड़का उसे जवाब देता है वो अपनी बीवी की तरफ देख रहा है। जोसेफ को जब पता लगता है वो दोनों एक साथ हैं तो जोसेफ गुस्से में आ जाता है। इस रात उनकी शादी के लिए मौसीकी की छोटी सी पार्टी मुनक्किद होती है लेकिन एना और जोसेफ एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर नहीं दे सकते। अब यहाँ पर शान कुर्सी पर अपनी टांग को थपथपाने लगता है जिससे हर किसी को गुस्सा आ रहा होता है। जोसेफ मुड़ता है और लड़के को रुकने को कहता है। जब वो नहीं मानता तो जोसेफ आखिरकार झपट पड़ता है। वो शान को कमरे में घसीटता वो ले जाता है। उसे जारहाना अंदाजे मार रहा होता है। बाप और दूसरे लोग उसको रोक रहे होते हैं। अब शान घर से भागता है और एना भी उसके पीछे भागती है। बाप भी उन दोनों को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो नीचे आता है वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि शान एना को किस कर रहा होता है। वो यहाँ पर गुस्सा होकर बगैर कुछ के यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जोसेफ भी गुस्सा होकर अपना सामान बांध कर चला जाता है। एना की वालदा जोसेफ से तमाम परेशानी के लिए मदद कर रही होती है और जल्द से जल्द इस मामलात को हल करने का वादा करती है। थोड़ी देर बाद क्लिफोर्ड भी घर पहुंचता है। अब एना हमें कोने में रोती हुई नजर आती है। अब कहीं से बाहर शान कमरे में भागता है और क्लिफोर्ड को गले लगाता है। अब क्लिफोर्ड लड़के के चेहरे को गौर से देखता है और ये नतीजा अखज़ करता है कि वो शान नहीं है। वो कहता है अपने भाई को अच्छी तरह जानता है, ये एक जालसाज है। लेकिन एना इस बात से एग्री नहीं होती। वो कहता है वो उसका हस्बैंड है। अब शान बाहर लॉबी की तरफ जाता है जहां अचानक उसका सामना क्लारा से होता है। वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ देखता है। वो उसे अपने गंदे हाथ दिखाती है। वो उसे पूछती है कि बाथरूम कहाँ है। शान घबराकर उसे वहां ले जाता है। उसके हाथ खुश करने के बाद फिर क्लारा अपने हाथों पर अपना नंबर लिखती है और ये बताती है कि उसने अपना पता तब्दील कर लिया है किसी वजह से। इससे शान खौफजदा हो जाता है। वो यहाँ पर बड़बड़ाने लगता है। वो कहता है ये बात एना को मत बताना। इस रात एना अपने खानदान के साथ बहस में पड़ जाती है। उसकी माँ और बहन ने धमकी दी थी कि अगर वो उस लड़के को जाने नहीं देती तो वो पुलिस को कॉल करेंगे।
लेकिन ऐना खतरा मोल लेने के लिए तैयार होती है। वो गुस्से में कहती है, तुम लोगों को जो करना है कर लो और मेरी जिंदगी से दूर रहो। इसके बाद हमें मंगनी की रात की तकरीब को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। जब लॉरा ने तोहफा दफन किया था तो शान ने उसका पीछा किया था। लॉरा ने जो तोहफे को खोला था तो उसके अंदर कई खत मिले थे जो कि शान ने उसे भेजे थे। इसके बारे में ऐना को पता नहीं होता है। अब हम फ्यूचर में आ जाते हैं। 10 साल शान क्लारा के उसके घर जाता है। क्लारा उसे जालसाज बोल रही होती है। वो कहती है उसे फौरन मालूम हो गया था कि वो हकीकी शान नहीं है, क्योंकि अगर वो रियल में शान होता तो पहले उसके पास आता। इसकी वजह ये होती है कि असली शान का क्लारा के साथ अफेयर होता है। वो ऐना से खुश नहीं होता है। वो दर हकीकत उसे नफरत करता था। ऐना को इस बात का इल्म नहीं होता है। जब वो उससे दूर था तो उसे खत भेजती रही थी और शान ने एक भी खत को नहीं खोला था। और क्लारा के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उसने वो सारे खत उसको दिए थे। और क्लारा को भी शान से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन उसने कभी ऐना को तलाक देने के लिए नहीं बोला था। मंगनी वाली रात वो ऐना को उन खतूत से हैरान करना चाहती थी और इस मंसूबे पर अमल नहीं कर पाई थी। आखिर में नन्हे शान ने खतूत को तलाश की और उन सब को पढ़ लिया। शायद इसकी वजह से वो असली शान और उसकी बीवी के बारे में इतना जानता था। असल में वो ऐना से मुतासर हो चुका होता है। इसी वजह से उसने ये मानना शुरू कर दिया था कि वो हकीकी में शान है। जब क्लारा उसे क्लियर कर रही होती है तो दबाव में आ जाता है और वहां से भागने लगता है। अब छोटे बच्चे शान की नफ्सियात पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से ऐना को देखना छोड़ देता है। अपना ज्यादातर वक्त जंगलों में घूमने और दरख्तों पर चढ़ने में गुजारता है, यहाँ तक कि वो नाकाबिल तसव्वुर काम करने का भी सोचता है। लेकिन फिर वो आखिरी लम्हात में खुद को रोक लेता है। उसी गुमशुदगी की वजह से ऐना बेचैन हो जाती है और अफसुदगी की हालत में जिंदगी गुजार रही होती है। काफी गौर फिक्र के बाद शान बिलाखिर एक रात उसे मिलने जाता है। वो कीचड़ में लथपथ होता है। जैसे वो नहा रहा होता है तो ऐना उसके पास आती है और उसे अपने मनसूबे के बारे में बताती है। वो उसे कहती है, हम दोनों भाग जाएंगे और दूसरे शहर में नई जिंदगी शुरू करेंगे। ऐना उसे कहती है, वो जैसे 21 साल का हो जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। अब लड़का परेशान हो जाता है। वो कहता है, मैं शॉन नहीं हूँ। ऐना ये सुनकर परेशान हो जाती है। ऐना उसे पूछती है, क्या वो मजाक कर रहा है? ऐना कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहता है, मैं शान नहीं बन सकता जैसा कि तुम मुझसे तवक्को कर रही हो। वो उसे बताता है शान ने कभी ऐना से मोहब्बत नहीं की थी। ऐना यहाँ पर मजीद परेशान हो जाती है और यहाँ से उठकर चली जाती है। वो अगले दिन जोसेफ के दफ्तर जाती है और उससे सॉरी बोलती है। ऐना कहती है कि वो अपने हस्बैंड की आने की वजह से इतना अंधी हो गई थी कि वो अपना कंट्रोल खो बैठी थी। अब जोसेफ उसे एक पल में माफ कर देता है। अब हम फिल्म को कई महीनों के बाद देखते हैं जहाँ दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन ऐना अब भी अपने ख्यालात में गुम होती है, जो कि जोसेफ भी उसे नोट कर रहा होता है। दूसरी तरफ शान ने बाकायदगी से स्कूल जाना शुरू कर दिया था और एक बयान में अपने सारे पैदा करते तमाम गुनाहों की माफी मांगता है। लेकिन वो ये भी उम्मीद कर रहा होता है अगले जन्नत में ऐना और वो एक साथ रहेंगे। आखिरी मंजर में हम ऐना घबराहट का शिकार होती है। वो साहिल समंदर की तरफ भागती है, लेकिन उसकी रेल में पहली मर्तबा शान से मुलाकात हुई थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, जोसेफ आके उसे गले लगाता है। ऐना यहाँ पर पुरसुकून हो जाती है। जोसेफ उसे वहां से ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। असल में इस मूवी की कहानी ये थी कि शान को ऐना से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो इस तरह से कर रहा था। छोटे शान को ऐना की पूरी मालूमात उन खतूत से मिली थी जो क्लारा ने छुपाए थे। जब क्लारा वहां खतूत को छुपा कर गई थी तो शान ने सारे खतूत को जाके पढ़ लिया था, जिसकी वजह से वो ऐना को परेशान कर रहा था और जोसेफ से दूर करना चाहता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।